टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नॉवल हुंडी चवन परी का ड्रामा। सुबह का समय, मुंबई। रूही का अपार्टमेंट। रूही अपने रूम में तैयार हो रही थी। रूही का आज कॉलेज का पहला दिन था। रूही 2 दिन पहले ही मुंबई शिफ्ट हुई थी अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू करने के लिए। रूही भले ही एक अच्छी फैमिली से थी पर सिर्फ नाम की, क्योंकि 2 सालों से आज तक वो एक अनाथ की तरह ही जीती आई थी। भले ही उसके पास सब कुछ था पर सब होकर भी कुछ नहीं था, पर वो किसी पर डिपेंड नहीं थी। रूही रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कपूर मेंशन एक आलिशान कमरे में एक लड़का जो करीब 27 साल का होगा मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को टॉवल से सूखा रहा था। उसकी बॉडी पर इस समय सिर्फ टॉवल थी जो उसके कमर की चारों तरफ लिपटी हुई थी। उसकी पूरी बॉडी पर पानी की बूंदें चमक रही थी जो उसे बहुत सेक्सी लुक दे रहे थे। उसका गिवा रंग जो अभी अभी शावर लेने से थोड़ा लाल पड़ गया था। उसके 8 पैक एब्स साफ साफ नजर आ रहा था। उसका गठिला बदन, उसकी ब्रॉड चेस्ट, उस पर उसके बालों से टपकती बूंदें जो उसके चेस्ट से होते हुए उसके एब्स से होते हुए उसकी टॉवल में गुम हो रहे थे। उसकी समंदर सी गहरी काली आंखें जो आधी उसके बालों से ढकी हुई थी, फिर भी उसकी घनी पलकें उसके आंखों को अलग ही नशा दे रहे थे। उसकी लंबी नाक जिस पर हमेशा गुस्से का बसेरा होता है, उसके पतले गुलाबी होठ जो उसे बहुत अट्रैक्टिव बना रहे थे। वो लड़का अपने बालों को पोंछकर टॉवल को सोफे पर फेंक क्लोजेट रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वो रेडी होकर बाहर आता है और ये शख्स कोई और नहीं आहान राजवंश था। आहान रूम में ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसके रूम का दूर जोर जोर से नोक होता है। आहान जो मिरर के पास खड़े होकर अपने बाल को सेट कर रहा था, वो एक बार दूरजी तरफ देखता है, चुन के बाद अपना सिर न में हिलाकर जाकर दूर ओपन कर देता है। यार, आहान दूर ओपन कर अपना सिर नीचे कर देखता है। उनके सामने एक छोटी सी गोल मटोल बच्ची खड़ी थी जो टिमटिमाती आंखों से को ही देख रही थी। 3 साल की बच्ची, छोटा सा चेहरा, उसकी भूरी आंखें, लंबी लंबी घनी पलकें, छोटी सी गुलाबी होठों, छोटी सी नाक, बालों की 2 चोटी बनी हुई थी। उसने व्हाइट टी शर्ट के साथ बेबी ब्लू कलर की डंगरी ड्रेस कैरी किया हुआ था। उसके छोटे छोटे में पैरों में व्हाइट कलर की छोटे छोटे शूज थे जो उस बच्ची को बहुत क्यूट लुक दे रहे थे। आहान झुककर उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर दूर को बंद करते हुए उसे लेकर रूम में आता है और उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, प्रिंसेस आप बहुत शैतान होती जा रही है। वही वो बच्ची आहान की बात सुन अपना छोटा सा मुंह खोलकर अपनी तोतली आवाज में बोली, डैडी आप हमेशा पली तो दाते हैं। आहान पारी की बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। आहान, हाँ बेटा, आपको तो शैतानी सूझेगी ही, आखिर आप अपने डैडी की लाडली जो है और आपको तो कोई रोक भी नहीं सकता। परी भले ही साफ से कुछ बोल नहीं पाती थी पर वो आहान की सारी बातें समझती थी। परी आहान की बात सुनकर अपन मुंह फूला लेती है। एक परी को देखते हुए अपन कोट पहनता है और जाकर परी को अपन गोद में ले लेता है। अच्छा बेबी, आप इतनी सुबह सुबह रेडी होकर क्या कर रही है? कहीं आपको भी डैडी के साथ तो नहीं जाना हम्मम? आहान परी के फूले गालों का खींचते हुए उससे पूछता है। परी आहान को देख अपने छोटे छोटे दांत आहान को दिखा देती है। आहान को उसका जवाब मिल गया। आहान एक गहरी सांस छोड़ता है क्योंकि आज फिर एक बार उसके ऑफिस में तूफान आने वाला था। आहान परी को लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आता है और उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर चला जाता है। आहान परी को उसकी चेयर पर बिठाकर खुद भी अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मेड जल्दी दे आकर आहान के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और परी को दूध का ग्लास देती है। परी दूध का ग्लास देखते ही अपनी नाक सिकोड़ लेती है। वही आहान बस परी के हरकतों को देखते रहा था। परी अपनी भूरी आंखें छोटी छोटी कर अपन मुंह बनाकर आहान की तरफ देखती है। आहान परी के इरादे पहले ही भाप गया था। इससे पहले की परीक्षा अपना मुंह खोलती आहान परी को देखते हुए, नो प्रिंसेस, चलिए जल्दी से ग्लास फिनिश कीजिए, हमें लेट हो रहा है। परी अब रोनी सूरत बनाकर, डैडी, परी इतना ही बोली थी और उसके आंखों से एक बूंद आंसू उसके गाल पर आ गया। परी की आंखों में आंसू देखते ही आहान परी को उसकी चेयर से उठाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। एक अच्छी सी जनता था ये सब परी का ड्रामा है, पर फिर भी वो कभी परी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आहान परी को अपने सीने से लगाए चेयर से खड़े होकर सीधा बाहर निकल गया। वही परी अब तक चुप हो चुकी थी। वो अपनी उंगलियों से खेलते हुए आहान को देखते रही थी। आहान परी को लेकर सीधा ऑफिस निकल जाती है। थोड़ी देर बाद आहान की कार एक बिल्डिंग के सामने रुकती है। आहान कार से बाहर आता है, उसकी गोद में परी थी। परी आहान के गले में अपनी बाहें लपेट चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रही थी। आहान परी को लेकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। आहान जो उस बिल्डिंग में गया था, उस बिल्डिंग की ऊंचाई लगभग आसमान छू रही थी। बाहर से पूरी बिल्डिंग कांच की लग रही थी जो किसी हीरे की चमक रही थी। आहान परी को लिए अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने कैबिन में चला जाता है, पर कैबिन में एंटर करने से पहले आहान अपने असिस्टेंट राघव को देखते हुए परी का ब्रेकफास्ट लाने को बोलता है। आहान परी को लेकर कैबिन में जाता है और परी को सोफे पर बिठाकर खुद अपने कोट को निकाल अपने चेयर पर डालते हुए आकर परी के बगल में बैठ जाता है।
आहान परी को उसका टॉय देते हुए बोला, प्रिंसेस आप यहीं पर खेलिए, हमें काम है तो आप ज्यादा शैतानी नहीं करना ओके। आहान परी को देखते हुए बोला। परी बस अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से आहान को देखती है, उसके बाद अपनी पलकों को झपका देती है। आहान झुककर परी के गालों को चूमकर जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। टू बी कंटिन्यूड। टू कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक थोड़ी देर बाद आहान की कार एक बिल्डिंग के सामने रुकती है। आहान कार से बाहर आता है, उसकी गोद में परी थी। परी आहान के गले में अपनी बाहें लपेट चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रही थी। आहान परी को लेकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। आहान जो उस बिल्डिंग में गया था उस बिल्डिंग की ऊंचाई लगभग आसमान छू रही थी। बाहर से पूरी बिल्डिंग कांच की लग रही थी जो किसी हीरे की चमक रही थी। आहान परी को लिए अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने कैबिन में चला जाता है, पर कैबिन में एंटर करने से पहले आहान अपने असिस्टेंट राघव को देखते हुए परी का ब्रेकफास्ट लाने को बोलता है। आहान परी को लेकर कैबिन में जाता है और परी को सोफे पर बिठाकर खुद अपने कोट को निकाल अपने चेयर पर डालते हुए आकर परी के बगल में बैठ जाता है। आहान परी को उसका टॉय देते हुए बोला, प्रिंसेस आप यहीं पर खेलिए, हमें काम है तो आप ज्यादा शैतानी नहीं करना ओके। आहान परी को देखते हुए बोला। परी बस अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से आहान को देखती है, उसके बाद अपनी पलकों को झपका देती है। आहान झुककर परी के गालों को चूमकर जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। अब आगे परी सोफे पर बैठी खेल रही थी, तभी आहान का कैबिन का दूर नोक हुआ। आहान एक नज़र दूर की तरफ देखते अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। आहान की परमिशन मिलते ही राघव अपने हाथों में एक पेपर बैग लिए अंदर आया। राघव बैग को कॉफी टेबल पर रख चुपचाप कैबिन से चला गया। आहान राघव के जाने के बाद परी की तरफ देखता है जो उस पेपर बैग पर अपनी नजरें टिकाकर उसे घूरे जा रहा थी। आहान परी को समझ गया अगर उसने 1 मिनट भी लगाया तो उसकी प्रिंसेस शैतान बनने ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगी। आहान जल्दी से अपने चेयर से खड़े होता ही और जाकर परी के बगल में बैठ जाता है। आहान पेपर बैग ओपन करता है और उसमें से परी की फेवरेट ब्रेकफास्ट निकालता है, पास्ता और गोभी का पराठा। परी आपा पसंद का ब्रेकफास्ट देखते हैं सोफे पर कूदने लगती है, साथ ही वो अपने छोटे छोटे हाथों से तालियां भी बजाने लगती है। आहान परी को देख मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लेता है, उसके बाद स्पून से परी को पास्ता खिलाने लगता है। यूनिवर्सिटी में रूही जैसे ही कॉलेज में एंटर करती है, कुछ लड़की और लड़कों का ग्रुप उसे आवाज देते हुए अपनी और इशारे से बुलाता है। रूही उन सभी को देख इतना तो समझ गई कि वो सभी सीनियर है और उसे अपने पास क्यों बुला रहे हैं। रूही शैतानी मुस्कान लिए उन सभी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वही कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की जिसका नाम साक्षी था, वो जब ये सब देखती है तो जल्दी से आगे बढ़ती है रूही को रोकने के लिए, पर जब तक वो पहुंचती रूही उनके पास जाता चुकी थी। रूही उन सभी के पास पहुंची ही थी कि तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम राहुल था। राहुल इस कॉलेज सबसे बिगड़ आमिर बाप का बिगड़ हुआ औलाद था, जिसके पास पैसों की बहुत घमंड था। राहुल के लिए लड़कियां बस एक खेल थी, उसका जब मन चाहता वो उस लड़कियां के साथ रहता, उसे यूज करता, उनके बाद फिर नई गर्लफ्रेंड बना लेता। वही राहुल की नज़र जैसे ही रूही पर पड़ी वो रूही की खूबसूरती देख जैसे एक पल के लिए सब भूल गया हो। उसे अब रूही को किसी भी कीमत पर अपना बनाना था, वो रूही को अपना बनाने का ठान चुका था। रूही जैसे ही राहुल के सामने पहुंचती है, राहुल झटके से रूही की कमर पकड़कर उसे खुद से चिपका लेता है। वही उसके बगल में खड़ी लड़की राहुल के ऐसा करते ही बोली, बेबी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें भूल रहे ही कि मैं यही हूँ। उस लड़की ने इतना ही कहा था कि राहुल उसे अपने गुस्से से भरी आंखों से घूरता है। ये लड़की कोई और नहीं राहुल की गर्लफ्रेंड समाया शर्मा थी। राहुल के ऐसे खुद को घूरता पाकर समाया डर से चुप हो जाती है। समाया राहुल के गुस्से से अच्छे से वाकिफ थी और उसे राहुल का गुस्सा निकालने का भी तरीका पता था। राहुल अपन ध्यान समाया से हटाकर रूही के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, सो बेबी लगता है तुम ही कॉलेज में नहीं हो। रूही जिसका चेहरा अब तक गुस्से से लाल हो चुका था, वो अपनी पूरा ताकत लगाकर राहुल को खुद से दूर झटक देती है। राहुल जिसे उम्मीद नहीं तज कि रूही ऐसा कुछ करेगी, वो 2 कदम पीछे हो जाता है इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता। ग्राउंड में थप्पड़ की आवाज गूंज पड़ती है। ग्राउंड में जितने भी लोग थे सभी अपना मुंह खोले बस रूही को ही देख रहे थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वही राहुल के दोस्त जो कुछ देर पहले तक हंस रहे थे वो भी अब हैरानी से रूही को देखने लगते हैं। राहुल का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, मतलब साफ था अभी जो थप्पड़ की आवाज आई थी वो राहुल की पड़ी थी। पूरे कॉलेज में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि राहुल से कोई ऊंची अवधि में बात करे या कोई उसके साथ बदतमीजी करे, और आज तो रूही कॉलेज आते हैं राहुल के कान के नीचे बाजा चुकी थी। राहुल का चेहरा पूरे गुस्से से भरा हुआ था। राहुल गुस्से से तमतमाते हुए जैसे ही आगे बढ़कर रूही के गले को पकड़ने की कोशिश करता है, रूही उसके हाथों को मरोड़कर उसके पीठ से लगाते हुए बोली, मिस्टर जो भी तुम्हारा नाम हो, एक बार आंख और कान दोनों खोलकर सुन लो, जिंदगी में दोबारा रूह से उलझने की कोशिश मत करना। जितने कायदे में रहोगे उतने फायदे में रहोगे।
इतना बोल रूही राहुल को आगे की ओर धक्का देकर छोड़ देती है। राहुल खुद के बहुत मुश्किल से संभालता है गिरने से। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, समझे कि दोबारा फिर से समझाए। रूही एक नज़र सभी को घूरती है और वहां से निकल जाती है। रूही के जाने के बाद जो ग्राउंड अभी तक भरा था वो अब खाली होने लगा। वही रूही के जाने के बाद राहुल का एक दोस्त राज आगे बढ़ राहुल के कंधे पर हाथ रख उससे पूछता है, राहुल तू ठीक है ना यार। राहुल जो पहले ही गुस्से से तमतमा रहा था, राज का ये पूछना कि वो ठीक है ना उसके जले और नमक छिड़क गया। राहुल घूमकर राज के गले की पकड़ते हुए बोला, अगर जिंदा रहना है तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। इतना बोल वो राज को धक्का दे देता है। राज और सभी राहुल को इतने गुस्से में देख उसे अकेला छोड़ना ही बेहतर समझते हैं। सभी के वहां से जाने के बाद राहुल उस तरफ देखता है जहां से थोड़ी देर पहले रूही गई थी। मिस रूह, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, राहुल जैन पर हाथ उठाकर। अब तुम देखिए राहुल जैन कैसे तुम्हें बर्बाद करता है। राहुल की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। टू बी कंटिन्यू। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। टेक केयर। टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नॉवल हुंडी 3AR पर हमला। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक रूही राहुल को आगे की ओर धक्का देकर छोड़ देती है। राहुल खुद के बहुत मुश्किल से संभालता है गिरने से। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, समझे कि दोबारा फिर से समझाए। रूही एक नज़र सभी को घूरती है और वहां से निकल जाती है। रूही के जाने के बाद जो ग्राउंड अभी तक भरा था वो अब खाली होने लगा। वही रूही के जाने के बाद राहुल का एक दोस्त राज आगे बढ़ राहुल के कंधे पर हाथ रख उससे पूछता है, राहुल तू ठीक है ना यार। राहुल जो पहले ही गुस्से से तमतमा रहा था, राज का ये पूछना कि वो ठीक है ना उसके जले और नमक छिड़क गया। राहुल घूमकर राज के गले की पकड़ते हुए बोला, अगर जिंदा रहना है तो अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। इतना बोल वो राज को धक्का दे देता है। राज और सभी राहुल को इतने गुस्से में देख उसे अकेला छोड़ना ही बेहतर समझते हैं। सभी के वहां से जाने के बाद राहुल उस तरफ देखता है जहां से थोड़ी देर पहले रूही गई थी। मिस रूह, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, राहुल जैन पर हाथ उठाकर। अब तुम देखिए राहुल जैन कैसे तुम्हें बर्बाद करता है। राहुल की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। अब आगे रूही राहुल को सबक सिखाने के बाद सीधा क्लास की तरफ बढ़ जा रही है। साक्षी जो कब से मुंह खोले रूही को ही देख रही थी, वो भी रूही के पीछे पीछे चल देती है। रूही को जब एहसास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है तो वो रुक जाती है। रूही के रुकते ही साक्षी भी अपनी जगह पर रुक जाती है। रूही पीछे पलटकर देखती है, अपने पीछे एक लड़की को आता देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। रूही अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए बोली, तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। रूही के सवाल करते ही साक्षी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। हेलो, मेरा नाम साक्षी मल्होत्रा है, मैं भी कॉलेज में नई हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। साक्षी ये सब मुस्कुराते हुए बोलती है। रूही जो बिना किसी एक्सप्रेशन के साक्षी की बातें सुन रही थी, वो जब सुनती है साक्षी भी न्यू स्टूडेंट है तो वो मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिला लेती है। रूही और साक्षी दोनों एक साथ क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑफिस में परी को ब्रेकफास्ट करवा कर उसे रूम में सॉफ्ट टॉय के साथ बेड पर छोड़ देता है और खुद आकर अपना काम करने लगता है। को काम करते हुए कब लंच टाइम हो गया उसे पता भी नहीं चला। टाइम देखता है और रूम में चला जाता है। को आज हैरानी हो रही थी कि वो अभी तक एक बार भी रूम से निकली क्यों नहीं। परी को देखने रूम में जाता है क्योंकि आज वो बहुत शांत थी, एक बार भी रूम से बाहर नहीं आई थी। रूम के अंदर का नज़ारा देखता है तो पाता है उसकी प्रिंसेस तो सपनों की दुनिया में घूम है। जाकर परी के पास बेड पर बैठ जाता है और प्यार से परी के बालों में हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर तक परी के पास बैठने के बाद दोबारा कैबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। परी का लंच मांगा लेता है ताकि जब वो उठे तो भूख से रोना ना शुरू करे। शाम का वक्त एक ऑफिस से घर के लिए निकाल गया, पर थोड़ा परेशान था क्योंकि उसकी प्रिंसेस आज बहुत शांत थी और को यही बात परेशान कर रही थी क्योंकि उसकी प्रिंसेस कभी इतनी शांत नहीं रहती थी। अपने विला के रास्ते ही जा रहा था, तभी कार डिसबैलेंस होकर रोड के एक साइड हो गया। कार के डिसबैलेंस होते ही परी जो सीट पर अपने पैरों को मोड़कर चॉकलेट खाने में बिजी थी, वो कार के अचानक बैलेंस बिगाड़ने पर सीट से नीचे गिरने वाली तज को तभी जल्दी से परी को पकड़कर उसे अपनी गोद में ले लेता है। परी बुरी तरीके से डर चुकी थी, वो अपना चॉकलेट छोड़ के सीने में छुप जाती है। परी ने इतने कसकर को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पकड़ रख अंश किया भी महसूस कर सकता था उसकी मासूम सी परी कितनी डर गई है।
और अपनी खतरनाक आंखों से घूरकर आगे ड्राइवर को देखता है। ड्राइवर जो पहले से ही डर से कांप रहा था जब वो मिरर के चेहरे को देखता है, जो किसी दानव से कम नहीं लगभग रहा था। ड्राइवर कांपते हुए अपनी कांपती आवाज में बोला, प्रेसिडेंट, वो हमारी कार को किसी ने टक्कर मारी है। ड्राइवर की बात सुनते ही की आंखें बिल्कुल सर्द हो गई। आखिर किसमें इतना दम आ गया है कि सिक्योरिटी के होते हुए भी वो पर हमला कर सके। और ड्राइवर को कुछ इशारा करता है। ड्राइवर समझकर कार को दूसरी तरफ मोड़ देता है और साथ ही कार की पीछे की लाइट को 2 बार ऑन ऑफ करता है और स्पीड से वहां से निकल जाता है। वही के इशारे को समझ सभी गार्ड्स अब अपनी कार को इधर उधर कर सभी कार को घेरने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहां सड़क पर गोलियों की आवाज गूंज उठती है और कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। चारों तरफ बस लाशें बिछी हुई थी। वही की कार उसके परी विला पहुंच चुकी थी। ये विला परी के नाम पर था, क्योंकि जब परी की जिंदगी में आई थी तभी ने इस विला को खरीदा था। इस विला की कीमत अरबों खरबों में थी। ये विला जितना बाहर से खूबसूरत था उससे कई ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। पारी को लेकर कार से बाहर आता है। अब तक पारी की गोद में डर से सो चुकी थी। परी को लेकर विला के अंदर जाता है और सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि आज परी को अकेले नहीं सोने दे सकता था। पहले ही पारी आज शांत शांत थी और आज डरी हुई भी थी। टू बी कंटिन्यू चैप्टर रूही का विशाल का मना करना। हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक ड्राइवर को कुछ इशारा करता है। ड्राइवर समझकर कार को दूसरी तरफ मोड़ देता है और साथ ही कार की पीछे की लाइट को 2 बार ऑन ऑफ करता है और स्पीड से वहां से निकल जाता है। वही के इशारे को समझ सभी गार्ड्स अब अपनी कार को इधर उधर कर सभी कार को घेरने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहां सड़क पर गोलियों की आवाज गूंज उठती है और कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। चारों तरफ बस लाशें बिछी हुई थी। वही की कार उसके परी विला पहुंच चुकी थी। ये विला परी के नाम पर था, क्योंकि जब परी की जिंदगी में आई थी तभी ने इस विला को खरीदा था। इस विला की कीमत अरबों खरबों में थी। ये विला जितना बाहर से खूबसूरत था उससे कई ज्यादा अंदर से खूबसूरत था। पारी को लेकर कार से बाहर आता है। अब तक पारी की गोद में डर से सो चुकी थी। परी को लेकर विला के अंदर जाता है और सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि आज परी को अकेले नहीं सोने दे सकता था। पहले ही पारी आज शांत शांत थी और आज डरी हुई भी थी। अब आगे अहान परी को अपने बेड पर सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अहान फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और स्टडी में चला गया। अहान स्टडी में आते ही सीधा जाकर विंडो के पास खड़े हो जाता है। उसकी आंखें इस वक्त बेहद सर्द थी। अहान अपना फोन निकाल किसी को कॉल करता है। कॉल रिसीव होते ही उधर से आवाज आई, प्रेसिडेंट, वो सभी पकड़े गए हैं, अभी सभी बेसमेंट में है। अहान सामने वाले की बात सुनकर बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर देता है। कुछ देर बाद अहान परी को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और आज वो परी को खुद खिला रहा था। परी भी चुपचाप कहाँ रही थी। अहान परी को डिनर करवाने के बाद परी को उसकी नैनी सीमा को दे देता है। परी को आज अकेला मत छोड़ना, इतना बोल अहान परी के माथे पर किसकर विला से निकल जाता है। रूही का अपार्टमेंट। रूही कॉलेज से आकर फ्रेश होकर डिनर बना रही थी, तभी अपार्टमेंट का दूर बेल बजा। रूही किचन से निकलकर जाकर दूर ओपन करती है। दूर ओपन करते ही उसकी आंखें चमक जाती है। रूही खुशी से उछलते हुए जाकर सामने खड़े शख्स के गले लग जाती है। सामने खड़ा शख्स भी रूही को अपने गले से लगा लेता है। रूही मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखते हुए बोली, विशाल, तुम इंडिया कब आए? विशाल कपूर, कपूर फैमिली का बड़ा बेटा। विशाल अपनी बिजनेस के कुछ काम से 2 साल से इंडिया से बाहर था। विशाल की उम्र 25 साल थी। विशाल 4 सालों से रूही के साथ रिलेशनशिप में है। चूंकि कपूर फैमिली और सिंह फैमिली में बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए रूही के पापा प्रताप सिंह ने रूही की शादी विशाल से करवाने का फैसला किया। पर 2 साल पहले जब विशाल इंडिया छोड़कर गया था तभी रूही ने पिता की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सिंह फैमिली की पूरी जायदाद अकेली रूही की हो गई। अब रूही की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपनी जायदाद किसी के भी नाम पर नहीं कर सकती है। उसे जायदाद को किसी के नाम करने के लिए उसके साथ उसके पति के भी हस्ताक्षर जरूरी थे, और यही वजह था कि विशाल उसके साथ था। अपनी फैमिली को खोने के बाद एक विशाल ही था जिस पर रूही सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। विशाल रूही के सवाल पर उसे अपनी गोद में लिए अंदर आते हुए बोला, अब अपनी होने वाली बीवी को देखने का मन हुआ तो आ गया। वैसे तुमने बताया नहीं तुम मुंबई शिफ्ट हुई हो। वो तो अच्छा हुआ, मुझे शालू, निधि की चाचा की बेटी ने बता दिया, तो मैं तुम्हें सरप्राइज देने आ गया। रूही अमन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें आज कॉल करने ही वाली थी कि तुम ही आ गए। विशाल रूही की नाक पर टैप करते हुए बोला, हम। रूही जो डिनर बना चुकी थी वो विशाल को डिनिंग एरिया में जाने को बोल किचन में चली जाती है। रूही किचन से सारी डिश लाकर टेबल पर रखती है और खुद टेबल पर बैठ विशाल की प्लेट में और अपने प्लेट में डिनर सर्व करती है।
रूही ने आज आलू गोभी की सब्जी, रोटी और गाजर का हलवा बनाया था। गाजर का हलवा रूही का फेवरेट था। रूही डिनर सर्व करने के बाद डिनर करने लगती है। विशाल भी डिनर शुरू करता है। डिनर फिनिश करने के बाद रूही सारे बर्तन को लेकर किचन में चली जाती है। रूही किचन में जाकर किचन साफ करती है और सारे बर्तन को धोकर उसे अपनी जगह पर रखने लगती है। सारे काम खत्म होने के बाद रूही जाकर अपने हाथों को वॉश करती है। पर जब वो हाथों को वॉश कर रही थी तभी विशाल पीछे से रूही को अपनी बाहों में भर लेता है। विशाल रूही को पीछे से हक किए हुए ही झुककर रूही के गले कर किस करता है। विशाल के ऐसा करते हैं रूही की पूरी बॉडी में मानो कर्ट दौड़ गया हो। रूही जल्दी से अपने हाथों को वॉश कर विशाल को खुद से दूर करते हुए बोली, विशाल ये तुम क्या कर रहे हो। विशाल जो जानता था रूही का यही रिएक्शन होने वाला है, वो रूही को उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपकते हुए बोला, रूही बेबी हमारी शादी होने वाली है और आज नहीं तो कल हमें एक होना ही है, तो हम आज ही क्यों ना हो ले। और देखो हम आज अकेले भी है, तो क्यों ना हम आज ही एक हो जाएं। इससे तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट को ज़्यादा पेन भी बर्दाश्त नहीं करना होगा और हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। क्या कहती हो। रूही विशाल की बात पर विशाल को खुद से दूर धकेलकर विशाल को घूरते हुए बोली, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती एक लड़की से ऐसे बोलते हुए। विशाल जिस पर आज अलग ही सुरूर छाया हुआ था, वो रूही की बात को इग्नोर कर रूही को वापस अपने पास खींचते हुए बोला, तो इसमें गलत क्या है बेबी, हम दोनों एडल्ट हैं। तुम्हें इस साल 20 की हो जाओगी और हम दोनों 4 सालों से साथ हैं और आज तक तुमने मुझे किस भी नहीं किया है और जब मैं कोशिश करता हूं तो तुम मुझे खुद से दूर कर देती हो। रूही विशाल की बात सुन विशाल को देखती है। उसके बाद एक गहरी सांस लेकर विशाल के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे समझाते हुए बोली, विशाल हम ये सब शादी के बाद भी तो कर सकते हैं। शादी के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगी, पर अभी ये सब नहीं। इतना बोल रूही विशाल से अलग होकर जाने लगी। पर विशाल रूही को वापस से पकड़कर उसे देखते हुए बोला, पर क्यों बेबी, हम अभी वो सब क्यों नहीं कर सकते। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, फिर ये सब हम क्यों नहीं कर सकते। रूही विशाल के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और खुद को विशाल से छुड़ाकर अपने रूम में चली जाती है। वही रूही के ऐसे चले जाने पर विशाल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। विशाल किचन स्लैप और अपने हाथ मारते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला, ये तुमने सही नहीं किया रूही, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। फिलहाल के लिए तो मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए जाना होगा जो तुमने लगाई है। विशाल किचन से निकलकर सीधा अपार्टमेंट से चला जाता है। टू बी कंटिन्यू। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय टेक केयर। 5 शालू हेलो रीडर्स, आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रीड करने के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक रूही विशाल की बात सुन विशाल को देखती है। उसके बाद एक गहरी सांस लेकर विशाल के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे समझाते हुए बोली, विशाल हम ये सब शादी के बाद भी तो कर सकते हैं। शादी के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगी, पर अभी ये सब नहीं। इतना बोल रूही विशाल से अलग होकर जाने लगी। पर विशाल रूही को वापस से पकड़कर उसे देखते हुए बोला, पर क्यों बेबी, हम अभी वो सब क्यों नहीं कर सकते। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, फिर ये सब हम क्यों नहीं कर सकते। रूही विशाल के सवालों का कोई जवाब नहीं देती और खुद को विशाल से छुड़ाकर अपने रूम में चली जाती है। वही रूही के ऐसे चले जाने पर विशाल की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। विशाल किचन स्लैप और अपने हाथ मारते हुए अपने दांत पिसते हुए बोला, ये तुमने सही नहीं किया रूही, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। फिलहाल के लिए तो मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए जाना होगा जो तुमने लगाई है। विशाल किचन से निकलकर सीधा अपार्टमेंट से चला जाता है। अब आगे आहान विला से निकलकर बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में पहले से ही राघव मौजूद था। आहान के अंदर आते ही राघव एक तरफ इशारा करता है। आहान अपनी नजरें उस तरफ करता है। वहां 3-4 लोग चेयर से बंधे खून से लथपथ दर्द से तड़प रहा था। आहान उन सभी को देखते जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आहान राघव को इशारा करता है। राघव आहान का इशारा समझ तुरंत जाकर उन चारों को चेयर से खोल देता है। राघव उन सभी को आहान के सामने ले जाकर छोड़ देता है। चारों संभल नहीं पाता है और जाकर आहान के पैरों के पास गिर जाता है। आहान एक नज़र सभी को देखता है, उसके बाद राघव को देखते हुए, किसके कहने पर यह सब हुआ है। राघव तुरंत आहान के सवालों का जवाब देता है, प्रेसिडेंट ये सब आलोक सिंघानिया ने करवाया है। आलोक सिंघानिया का नाम सुनते ही आहान की आंखें सर्द हो गई। लगता है अब लोग अपनी औकात भूल रहे हैं, इसलिए शेर की गुफा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आहान के शब्द बहुत ठंडे थे और आहान के शब्दों का मतलब वहां मौजूद सभी समझ रहे थे। आहान अपनी सर्द निगाहें उन चारों पर डालते हुए बोला, सभी के टुकड़े कर उन्हें पार्सल कर दो। इतना बोली आहान वहां से निकल गया।
आहान ने वहां से निकलते ही वहां दर्दनाक चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। आहान कितना बेरहम था सभी जानते थे, फिर भी उससे उलझने आ जाते थे। होटल डायमंड, ये होटल मुंबई का सबसे लग्जरी होटल था। इस होटल में एक रात का रुकने के लिए ही इतने पैसे लगते हैं कि इसे कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता। इस होटल की इंटीरियर ही इतना खूबसूरत था कि बस एक बार देखने पर ही किसी का भी दिल मोह ले। यहाँ की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी। विशाल रूही के अपार्टमेंट से निकलकर सीधा इस होटल के रूम नंबर 4009 में जाता है। राहुल रूम का दूर जैसे ही ओपन करता है, एक लड़की उसके सीने से लग जाती है। आखिर तुम आ ही गए। मैं तो पहले से ही बोल रही थी तुम्हें रूही कुछ नहीं दे सकती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो। राहुल उस लड़की की बात सुनकर उस लड़की को खुद से दूर करता है और उसे देखते हुए बोला, आज नहीं शालू। इतना बोल वो सीधा बेड के पास चला जाता है। जी, ये लड़की रूही की बड़ी बहन अंकल की बेटी शालू थी। विशाल बेड पर बैठते हुए, शालू चुपचाप सो जाओ। अगर आज हम एक हुए तो हो सकता है तुम्हारा पहले एक्सप्रेशन बहुत दर्द भरा हो, क्योंकि अभी मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है। शालू विशाल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए राहुल के पास जाती है और अपना श्रग उतार कर फर्श पर फेंक देती है। शालू की श्रग उतारते ही राहुल शालू को देखता है। शालू की बॉडी पर कपड़े के नाम पर बस एक नेट की नाइटी थी, जिससे उसके बॉडी विशाल को साफ साफ नजर आ रहे। विशाल शालू से अपनी नजरें फेरते हुए बोला, शालू ये क्या बदतमीजी है, जाकर अपने कपड़े बदलो। शालू विशाल की बातों को इग्नोर कर जाकर राहुल की गोद में बैठ जाती है। शालू विशाल के हाथ को पकड़ अपने कमर पर रखते हुए बोली, आखिर कब तक तुम्हें मुझे इग्नोर करोगे? रूही तुमसे प्यार नहीं करती है। अगर वो तुमसे प्यार करती तो वो तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखती, यूं हर बार तुम्हें मना नहीं करती। अरे जो लड़की तुम्हें खुद को किस तक नहीं करने देती है, वो तुम्हें खुशी क्या देगी? विशाल, जो बहुत गौर से शालू की बातों को सुन रहा था, उसे पता नहीं क्या होता है। वो शालू की कमर को जोर से पकड़ते हुए उसे बैक पर पटक देता है। शालू कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक ही झटके में शालू की नाइटी उसकी बॉडी से अलग थे। विशाल बिना एक भी पल गंवाए उस पर टूट पड़ता है। विशाल शालू के होठों को चूमते हुए उसे जोर से बाइट रहा था, जिससे शालू को बहुत दर्द हो रहा था। पर उसकी चीख उसके गले में ही घुट गई, क्योंकि विशाल किसी जानवर की तरह उसके होठों को चूम रहा था। विशाल शालू के होठों को चूमते हुए अब उसके गले पर आ गया। विशाल शालू के गले को बाइट करते हुए शालू में इस तरह गुम हो चुका था कि उसे कुछ होश ही नहीं रहा। धीरे धीरे विशाल शालू के गले को चूमते हुए उसे बाइट करने लगा। विशाल शालू के गले और कॉलरबोन पर बाइट कर लेता है, जिससे शालू की चीख निकल जाती है। शालू दर्द से सिसकते हुए विशाल को खुद से दूर कर देती है। विशाल शालू के दूर करते ही शालू को देखता है, जिसका चेहरा लाल हो चुका था। उसकी आंखों में हल्की हल्की आंसू थी। विशाल देखता है शालू की पूरी नेक पर बाइट के निशान पड़ चुकी है। विशाल शालू को देखते हुए अपने कपड़े उतारने लगता है। विशाल अपने कपड़े निकाल शालू के ऊपर आ शालू के माथे को चूमकर शालू की बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगता है। शालू विशाल के ऐसा करने से अंदर तक सिहर रही थी। विशाल शालू को गालों सहलाते हुए शालू की कमर तक पहुंच जाता है और वो शालू की कमर पर अपने हाथ फेरन लगा। शालू विशाल के ऐसा करते ही उछल जाती है, पर विशाल अपने हाथों को वहां से नहीं हटाता है। वो शालू का रिएक्शन देख रुकता नहीं है। शालू आहें भरते हुए विशाल को रोकने की कोशिश करती है, पर विशाल उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर दबा देता है। विशाल शालू के पेट पर किस करते हुए गालों को रब करते हुए अपनी पकड़ कस देता है, जिससे शालू चिहुककर अपने चेहरे को इधर उधर करने लगती है और शालू आह कर सिसकते हुए अपने चेहरे को विशाल की पकड़ से छुड़ाने के लिए मचलने लगती है। थोड़ी देर तक तड़पने के बाद शालू शांत हो जाती है। जब विशाल अपने हाथों को खींचता है, शालू के शांत होते ही विशाल अपने हाथों को खींच लेता है। खुद ही देर में शालू की चीखें उस कमरे में गूंज उठती है। टू बी कंटिन्यू। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।